ध्रुव अनन्या के साथ साथ चलने लगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जमीन पर उसके हाथ का बंधा रुद्राक्ष गिरा पड़ा था। उसे देखकर अनन्या के होठों पर एक तीखी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अनन्या के देखते ही देखते जमीन पर गिरे उस रुद्राक्ष में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगा और अनन्या वापस पीछे पलट कर चल पड़ी। तारा का बांधा वो रुद्राक्ष जैसे ही अनन्या के हाथ से गिरा, उसे देखकर अनन्या के होठों पर एक तीखी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अनन्या के देखते ही देखते जमीन पर गिरे उस रुद्राक्ष में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगा और अनन्या वापस पीछे पलट कर चल पड़ी। एक तो शाम, ऊपर से ये पूरा जंगली इलाका, इस वजह से यहाँ पूरे तरीके से अंधेरा फैल चुका था। विकी और ध्रुव ने अपने अपने फोन के फ्लैश ऑन कर लिए थे, जिस वजह से वहां काफी रोशनी हो रही थी। उन लोगों ने देखा कि वो झोपड़ी सिर्फ नाम की झोपड़ी रह गई थी। चारों तरफ से टूटी फूटी खुली हुई वो झोपड़ी अब सिर्फ खंभों के सहारे टिकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जरा सा हाथ लगाते ही वो गिर जाएगी। उस झोपड़ी को देखते हुए विकी बोला, इसकी हालत ऐसी है कि छूने से ढह जाए। हैरानी की बात है, ये अब तक खड़ी कैसे है? आंधी तूफान में गिरी क्यों नहीं? उस झोपड़ी के बाहर चारों तरफ टूटे फूटे से बर्तन, अलग अलग तरीकों के औजार और भी लोहे की कई सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 25 सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर समय रुक गया है। तभी तो वो सारी चीजें देखने में ऐसी लग रही थी। पुरानी होने के बावजूद भी ऐसी लग रही थी जैसे बस कुछ समय पहले की बात हो। ध्रुव उन सारी लोहे की चीज और औजारों को ध्यान से देखता हुआ बोला, छलावा, इस घर की मालकिन कबाड़ी का बिजनेस करती थी क्या? ध्रुव की इस मजाकिया बात पर छलावा ने गंभीर होते हुए कहा, भूलो मत कि उसी के ठिकाने पर आकर उसका मजाक उड़ा रहे हो। गांव वालों के मुताबिक वो औजारों पर धार लगाने का काम किया करती थी। ये सब इसी वजह से है। छलावा की बात पर विकी बोला, नाजुक सी औरत और ऐसे खतरनाक काम, तभी वो अभी तक इतनी खतरनाक है। विकी की बात पर अनन्या ने विकी को घूरते हुए कहा, क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी, सिर्फ इसलिए वो नाजुक थी? और वो नाजुक थी या मजबूत उससे मतलब नहीं, लेकिन आज वही नाजुक औरत पूरे पाली के मर्दों पर भारी पड़ रही है, ये भूलना मत। ये बोलते वक्त अनन्या ऐसे सुलग रही थी जैसे ये बात उस बंजारन के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए बोली गई हो। अनन्या ने इस बात को बहुत पर्सनली तौर पर लेकर विकी को जवाब दिया था, जिसे सुनकर विकी ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम लोगों की ना एक यूनिटी होती है, भले ही कितनी भी दुश्मनी हो या वो कोई भी हो, लेकिन अगर बात औरतों पर आ गई तो फिर बस तुम लोग लाठी डंडा लेकर पीछे पड़ जाते हो। इन दोनों की बहस के बीच में तारा बोली, ये सारी बातें तुम लोग घर जाकर कर सकते हो, अभी के लिए जो काम करने आए हो वो करो और निकलो यहाँ से, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। इसके बाद सबसे पहले तारा ने उस झोपड़ी के भीतर कदम रखा। वहां पसरे घुप अंधेरे में तारा ने अपने साथ लाए टॉर्च को जैसे ही जलाया, वो झोपड़ी का ढांचा रोशनी से नहा उठा। तारा उस पूरी जगह को गौर से देखती रही और अपने मन में बोली, बस यहाँ कोई अनहोनी ना हो भगवान। इधर ये लोग झोपड़ी के भीतर अपने मतलब की चीज ढूंढ रहे थे और बाहर धीरे धीरे मौसम अपना रुख बदलने लगा था। अब तक जो आसमान साफ था उसमें काले काले बादल उमड़ आए थे और धीरे धीरे बढ़ती हुई हवाएं बवंडर की तरह प्रचंड रूप में ऐसे बहने लगी थी जैसे पेड़ पौधों के साथ साथ झोपड़ी को भी गिरा देगी। टूटी झोपड़ी के भीतर आती हुई तेज हवाओं की वजह से इन लोगों की आंखों में भी धूल मिट्टी समाने लगी थी। ध्रुव ने सबसे कहा, अपनी आंखें बंद करके सब बैठ जाओ, पता नहीं अचानक मौसम को क्या हो गया, अब तक तो सब ठीक था। थोड़ी देर अपना सिर झुकाकर बैठ जाओ, वरना अगर धूल मिट्टी चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी देर में मुझे लगता है ये सब शांत हो जाएगा। ध्रुव की बात सुनते ही सब लोग अपनी आंखें बंद करके वहीं नीचे झुककर बैठ गए और तारा जोर से बोली, मैंने कहा था ना यहाँ से जल्दी निकलना होगा, यहाँ हमारे लिए हर कदम पर मुसीबत होने वाली है। जिसका आतंक पूरे गांव में है हम उसके घर में है। इस वक्त हमारी सतर्कता ही हमें बचा सकती है, क्योंकि वो हमें सीधा नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि हमें छलने का काम करेगी। तारा की बात पर ध्रुव जल्दी से बोला, तारा प्लीज यार, ये वेदर चेंज है, इसमें भी तुम क्यों सबको डराने का काम कर रही हो? अनन्या और छलावा तो ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, हमें इन्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था।
बाहर से बहती जोरों की हवाओं के शोर से जो पेड़ और पत्ते आपस में टकरा रहे थे, उससे बहुत भयानक आवाज और शोर हो रहा था। लेकिन ध्रुव का अंदाजा सही था। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके हवाएं शांत हो गई। लेकिन हवाओं के शांत होते ही जोरों की बिजली कड़की और साथ ही साथ बारिश जोरों से होनी शुरू हो गई। ये बेमौसम बरसात इन लोगों को परेशान करने के लिए काफी थी। लेकिन तारा जल्दी से उठकर खड़ी हुई और सबसे बोली, चलो जल्दी करो, जल्दी से पूरी झोपड़ी को छान मारो, और ये जगह इतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें बहुत वक्त लगे। हर छोटी से छोटी चीज को देखो। हम जब तक यहाँ रहेंगे कोई ना कोई मुसीबत आती रहेगी, इसलिए अपना काम करके जितनी जल्दी हो निकलते हैं। अगर रात ज्यादा हो गई तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं। तारा के कहते ही सब बारी बारी से झोपड़ी के चारों तरफ फैलकर उसका कोना कोना देखने लगे। वहां जितनी भी चीजें मौजूद थीं सबको हटाकर और उलट पलट कर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं उनके मतलब की वो चंदन की डिब्बी या वैसी कोई चीज नहीं दिखी। ढूंढते ढूंढते ध्रुव की नजर झोपड़ी के एक तरफ एक अजीब से लोहे के औजार पर पड़ी, जो देखने में बेसबॉल के बैट के जैसी थी, लेकिन उसमें भीतर की तरफ से लोहे की मोटी मोटी कील निकली हुई थी। आधा भाग जमीन के भीतर था, आधा बाहर। ध्रुव उसे ध्यान से देखता हुआ बोला, ये इतनी अजीब सी चीज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये है क्या? कहीं इसके नीचे तो कुछ दबाकर नहीं रखा गया है, इसलिए उसके ऊपर ये भारी सी चीज रख दी गई हो। इतना सोचकर ध्रुव उस औजार को खींचकर हटाने लगा, लेकिन वो इतना भारी था कि ध्रुव उसे हिला नहीं पाया। ध्रुव ने विकी को आवाज लगाई, जो दूसरी तरफ ढूंढ रहा था। ध्रुव ने कहा, विकी जरा इधर आ, ये देख, ये जो अजीब सी चीज है, मुझे लगता है इसके नीचे कुछ दबा कर रखा गया हो। ये बहुत भारी है, मुझसे हिल भी नहीं रहा, जरा आकर मदद कर। ध्रुव की आवाज सुनकर विकी जल्दी से उसके पास पहुंचा और अब दोनों मिलकर उसे वहां से खिसकाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इतनी बारिश के मौसम में भी विकी और ध्रुव की सांस फूल रही थी। उस अजीब औजार को उठाने की कोशिश में विकी चिढ़ता हुआ बोला, यार ये क्या चीज है? हम दोनों लोग मिलकर इसे नहीं हिला पा रहे हैं। अब तो मुझे भी लगता है इसी के नीचे कुछ गड़बड़ होगा। अब तो इसे हटाना ही पड़ेगा। चल छलावा को भी बुला ही लेते हैं। छलावा, जो वहीं पास में ही पुराने घड़ों को पलट पलट कर देख रहा था, उसने विकी की बात सुनी तो उन लोगों के पास आकर बोला, हाँ चलो मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ, और इसे मैं अकेला उठा सकता हूँ। तुम शहरी लोग बस जिम में पसीना बहाते हो, भीतर से होते खोखले हो, हमारी तरह मजबूत थोड़ी। ये कहकर छलावा ने उस औजार को जोर से पकड़ा और उसे उठाने लगा, लेकिन वो हिला भी नहीं। ये देखकर ध्रुव और विकी मजाकिया तरीके से छलावा को मुस्कुराकर देखने लगे। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर छलावा की मदद की, लेकिन 3 लोगों के मिलने के बाद भी वो टस से मस नहीं था। और आखिर में छलावा ने कहा, मुझे नहीं लगता इसके नीचे कुछ भी होगा, और ये शायद मिट्टी में धंस गई है, इस वजह से हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है इस औजार को उठाने के लिए किसी दिव्य पुरुष को ही आना पड़ेगा। ये कोई औजार ना हो गया, भगवान परशुराम का धनुष हो गया, जिसे कोई नहीं उठा पाया था सिवाय भगवान राम के। विकी ने थक कर जोर से सांस लेते हुए कहा, जिसे सुनकर ध्रुव और छलावा हंसने लगे। उस जगह पर कुछ नहीं मिलने के बाद ध्रुव तारा से बोला, तारा मुझे तो कुछ नहीं मिला, और ना मुझे ऐसी कोई चीज कहीं दिख रही है जिसमें कि नाखून और बाल जैसी कोई चीज रखी हो। अब मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर कुछ भी है, तो मेरी मानो इससे पहले कि फिर से आंधी तूफान आ जाए हम यहाँ से चलते हैं। अभी तो बारिश ही हो रही है, भीगते हुए ही सही घर पहुंच जाएंगे, और वैसे भी भीग तो गए ही। तारा अपने काम में लगे हुए ही बोली, ध्रुव तुम लोगों को सिर्फ चंदन की डिबिया ढूंढनी है, उसे ढूंढो, किसी और चीज पर ध्यान मत दो। तारा की बात सुनकर विकी ने पूछा, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि उसे चंदन के डिब्बे में ही रखा गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं और रख दिया हो। तारा विकी के सवाल का जवाब देते हुए बोली, ये पॉसिबल नहीं है विकी, उसे चंदन के डिब्बे में ही रखा गया होगा। और तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? लेकिन जैसे विकी ने दोबारा ये सवाल तारा से पूछा, इस बार तारा की जगह ध्रुव बोला, क्योंकि वो शक्ति एक तामसिक शक्ति है, क्रोधी शक्ति है, जो किसी ऐसी जगह पर रह सकती है जिसकी तासीर ठंडी हो, और चंदन अपने आप में सबसे ज्यादा ठंडक पहुंचाने वाला माना जाता है। हमारे यहाँ तो चंदन की पूजा करते हैं, क्योंकि सबका मानना है कि ये एक महान आध्यात्मिक चमक और सुरक्षात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वे इसे जीवन शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं, इसीलिए तो चंदन के धूप, अगरबत्ती, ये सारी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। कोई और धातु या कोई और लकड़ी उसके अंश को वो ठंडक नहीं दे सकती जो चंदन दे सकती है, और उसे शांत रखा जा सकता है।
वरना एक नकारात्मक शक्ति का जरा सा अंश भी अपने आप में बहुत से तामसिक ऊर्जा लिए हो सकता है। ध्रुव ये सब बोलता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया हो और सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विकी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हैरानी से देखा और बोला, ध्रुव, ये तू ही है ना? विकी के कंधे पर हाथ रखते ही ध्रुव जल्दी से जैसे होश में आया हो और बोला, हाँ क्या हुआ? विकी हैरानी से ध्रुव को देखते हुए बोला, तुझे क्या हुआ? तूने अभी चंदन पर इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है। विकी की इस बात से ध्रुव को एहसास हुआ कि वो अभी अभी कुछ तो अलग बोल रहा था, लेकिन क्या वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने कहा, मैंने कहा ना कि कभी कभी नेट पर कुछ देख लेता हूँ, वो याद रह जाता है, तो इसलिए। ध्रुव की बात पर विकी मुंह बनाते हुए बोला, कभी अनन्या अजीब हो जाती है, कभी तू अजीब हो जाता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम लोग के साथ हो क्या रहा है। ध्रुव की बातों से तारा ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, हाँ ध्रुव, तुमने बिल्कुल सही कहा चंदन के बारे में, और सच कहूं तो मैं भी हैरान हूं तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनकर। पहले विकी और अब तारा, इन लोगों की बात सुनकर ध्रुव अपने मन में बोला, ये लोग इस तरह क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तभी जोर से बादल गरजा और बिजली चमकी और एक पल के लिए वो पूरी झोपड़ी रोशनी से भर उठी और उसी के साथ अनन्या जोर से चीखी। अब तक जो सब आपस में बात में लगे हुए थे उन्होंने ध्यान दिया कि अनन्या तो उनके आसपास थी ही नहीं। अनन्या की चीख के साथ ही सब उसकी आवाज की तरफ भागे तो उन्होंने देखा अनन्या झोपड़ी के एक कोने में दुबकी हुई सहमी सी खड़ी थी। ध्रुव जल्दी से अनन्या के करीब गया और उसकी बाहों को पकड़ता हुआ बोला, अनन्या क्या हो गया? तुम ठीक हो? क्या तुम बिजली की आवाज से डर गई? अनन्या कांपती आवाज में बोली, नहीं ध्रुव, यहाँ कोई है, कोई हमारे अलावा भी है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर ले जा रहा है। अनन्या की बात पर सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ध्रुव ने हैरानी से कहा, ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब तो दूसरी तरफ खड़े होकर बात कर रहे थे, तुम्हारा हाथ कौन पकड़ सकता है? उसके बाद ध्रुव ने फ्लैश लाइट को पूरे झोपड़े में घुमाते हुए अनन्या से कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, देखो। लेकिन अनन्या जल्दी से बोली, मेरा यकीन करो ध्रुव, कोई था। जब बिजली चमकी तो मैंने उसकी एक झलक देखी, वो किसी परछाई के रूप में था, जैसे कोई साया हो जो सीधा इस झोपड़ी से बाहर निकला। अनन्या के साये वाली बात से छलावा की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था और उसने पूछा, क्या वो किसी औरत का साया था? अनन्या किसी तरह बोली, हाँ शायद। अनन्या के शायद बोलते ही छलावा घबरा कर बोला, कहीं ये वही तो नहीं? हम उसकी झोपड़ी में आकर उसे खत्म करने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए वो हमें मारने तो नहीं आई है। अनन्या के डरने से और छलावा की इन बातों से ध्रुव ने चिढ़ते हुए छलावा से कहा, छलावा तुम क्या बात कर रहे हो? देख नहीं रहे अनन्या पहले से इतनी डरी हुई है? उसके बाद ध्रुव अनन्या से बोला, अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम देखते हैं, तुम यहीं रुको, हम आसपास देख कर आते हैं कि कहीं कोई है कि नहीं। लेकिन अनन्या ने जल्दी से ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो मेरे पास, मुझे डर लग रहा है। अनन्या को इस तरह छोटे बच्चों की तरह डरता देखकर ध्रुव ने कहा, ठीक है मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। विकी, छलावा, तारा, तुम लोग जाओ और देखो आसपास। हालांकि छलावा को ध्रुव की बात मानने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि तारा और विकी आसपास देखने के लिए जा रहे थे, इसलिए छलावा भी उनके साथ चला गया। सबके जाने के बाद अनन्या ने ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, तुम कितने अच्छे हो ना, तुम मेरी बात को कितनी आसानी से मान लेते हो। अनन्या की बात से ध्रुव उसकी तरफ बड़े प्यार से देखकर बोला, तुम जानती हो ना मेरे लिए तुम क्या हो, मैं तुम्हें जरा भी परेशानी में नहीं देख सकता। ध्रुव की इस बात पर अनन्या मुस्कुराती हुई बोली, वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ध्रुव, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ रोका है। अनन्या के इतना कहते ही ध्रुव के मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन ऑफ होने लगी। ध्रुव ने जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन को ऑन किया और फ्लैशलाइट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसी तरह ऑन ऑफ होता रहा और ध्रुव झल्लाते हुए बोला, ये क्या मजाक है, ये क्या हो रहा है? कुछ देर इसी तरह फ्लैशलाइट के जलते बंद होते रहने के बाद आखिरकार फ्लैशलाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और उस पूरी झोपड़े में अंधेरा फैल गया। बाहर से आती हुई बारिश की बूंदों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश बंद हो गई है। चारों तरफ सन्नाटा था। अंधेरे में ध्रुव को लगा कि अनन्या को डर लग सकता है,
इसलिए उसने जल्दी से अनन्या को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अनन्या,